दोस्तों 28 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। वस्तुनिष्ठ भी हम कवर करते जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। 3 नंबर वाले महत्व प्रश्न देखेंगे और इसी बार से आगे मैं आपको 3 नंबर वाले और क्वेश्चन बता दूंगा। वह 4 नंबर वाले कवर कर लेंगे और वस्तुनिष्ठ भी जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इस प्रकार से हम क्या है कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th फिजिक्स ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। ओके लेटेस्ट प्लेलिस्ट है, तो उससे जाकर आपको वहां से जाकर आपको क्या है क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। तो कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को लिखिए। ग्रहों की गति के संबंधी केपलर के 3 नियम है। ओके, तो तीनों नियम को आपको बताना है। 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन आता है। ओके, तो और आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो इस पर से आ सकता है तीसरा नियम लिखिए, कोई एक नियम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सिंपल है आपका नियम। ओके, पहला है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके फोकस पर सूर्य स्थित होता है। जो केपलर का पहला नियम क्या कहता है कि जो इस ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है, उस पर चक्कर लगाते हैं। बीचों बीच क्या होता है, सूर्य होता है। तो दूसरा है सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। तीसरा है किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग उस ग्रह की सूर्य के माध्य दूरी आर स्मॉल आर के घन के अनुपाती होता है। अब जैसे ये कंफ्यूजन हो जाता है तो डायरेक्ट याद रखिए टी स्क्वायर समानुपाते आर क्यू, टी स्क्वायर समानुपाते आर क्यू, जहाँ टी आपका परिक्रमण काल है, आर क्या है ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी, वो आपकी स्मॉल आर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है आपका ग्रहों संबंधी केपलर के तीनों नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केपलर के ग्रहों के तृतीय नियम को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से आपको क्या सिद्ध करना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम का निगमन किस तरीके से होने वाला है, तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, तो उसे आपको तैयार करके रखिएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम केपलर का तीसरा नियम यहाँ क्या निकाला है, तो इसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आप नॉर्मल प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र व ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो बल, दाव, पृष्ठ तनाव का हमें विमीय सूत्र लिखना है और ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो डायरेक्ट आपको याद करके रखना। अब ये देखिए विमीय सूत्र ऐसा ही मात्रक वाले ऐसे हैं कि आप जानते बना कर यहाँ लिख नहीं सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपको याद होना चाहिए कि बल का, दाब का, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र ये होता है, ऐसा ही मात्रक ये होता है। और आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे बन सकते हैं, आपके पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं। तो ये आपके सबकी भौतिक राशियां दी हुई हैं, बल, दाब, पृष्ठ तनाव, विमीय सूत्र उनके दिए हुए हैं और उनका ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है क्योंकि डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में आ सकता है, पूछा ही जाता है। नॉर्मल पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होगा, इस बार से फिर आपको क्या है विकल्प दे दिया जाए, या रेगिस्तान में पूछ लिया जाए, एक वाक्य में पूछ लिया जाए। दाव का क्या होता है, पास्कल होता है। बल का होता है न्यूटन होता है। बाकी ये प्रॉपर जिस पर से दिया है तैयार करके आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। प्लांक नीतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक और प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, देखिए विमीय सूत्र में भी आपके जैसे सिंपल वाले दाब के, बल के, और थोड़ा ये सिंपल रहते हैं, लेकिन थोड़ा हाई लेवल में कहा जाए तो प्लांक नीतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक, प्रत्यास्थ गुणांक, इनका विमीय सूत्र, तो इनको भी आपको तैयार करके रखिएगा। ओके, डायरेक्ट आपसे 2 नंबर इस बार से पूछ लिया जाए दो टॉपिक पर विमीय सूत्र, या फिर डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, तो ये आपको डायरेक्ट तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट, क्या कारण है कि बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। यानी बंदूक क्या चल रही है इस प्रकार से, तो जब चलती है तो पीछे की ओर क्या धक्का लगता है इस प्रकार से। तो ये धक्का क्यों लगता है, तो हम आपको माइंड में रखना है कि क्रिया के क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत क्या प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली तीव्र वेग से आगे की ओर गति करती है। गोली जिस वेग बल से कारण आगे बढ़ती है, बंदूक पर उतना ही प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर लगता है। अतः बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो जितने वेग से क्या है जो बंदूक की गोली बाहर निकल रही है, उतना ही वेग क्या है पीछे की ओर लगता है। यही कारण है कि क्रिया के क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। यही कारण है कि बंदूक चलाने वाले जो व्यक्ति होता है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे घर्षण से होने वाले लाभ बताइए। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, तो घर्षण के कारण हम क्या है जो जमीन पर हम चल पा रहे हैं, तो घर्षण के कारण हम क्या है ब्रेक लगाकर वाहनों को रोका जा सकता है, और घर्षण के कारण ही हम क्या भोजन को चबा पाते हैं। ये घर्षण के लाभ। ओके, सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। पहले तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम आपको तैयार कर लेना है। 2 नंबर में केवल आपका इतना ही पूछ लिया जाए कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है। ओके, और उत्पत्ति पूछी जा रही तो फिर तो आपको लॉन्ग में आएगा, 3 या 4 नंबर पूछी जाएगा, तब आपको उत्पत्ति आपसे पूछी जाएगी। दोनों आपको तय करके रखना है और सिंपल इतना ही, उत्पत्ति भी ज्यादा डिफरेंट नहीं, एक ही लाइन की रहने वाली है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम अनुसार
यदि किसी कण पर लगने वाला बाह्य आघूर्ण, यहाँ आपका आघूर्ण होगा कि बाह्य आघूर्ण शून्य होता है, बाह्य आघूर्ण शून्य होता है तो कण का कोणीय संवेग नियत रहता है। ये इतना है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी कण पर लगने वाला बाह्य आघूर्ण शून्य है तो कण का कोणीय संवेग नियत होता है। ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्लियर है। और यहाँ आपको आघूर्ण लिखना है। ठीक है, फिर उत्पत्ति देख लेते हैं। हम जानते हैं कि कण का कोणीय संवेग परिवर्तन की दर क्या है, उस पर लगाए गए बल के आघूर्ण के बराबर होती है। तो ये हमारा रहने वाला है। और अभी हमें क्या कर देना है, यहाँ कण पर लगने वाला बल जो आघूर्ण होता है वो शून्य हमें कर देना है। ओके, शून्य कर देना है, तब हमारा क्या नीतांक, ये तो आपका नीतांक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब पूरा ये जीरो आपका हो जाएगा तो कोणीय संवेग संरक्षण का ये क्या हो जाएगा, आपका नियम है। तैयार कर लीजिएगा, आपका दिया है नियम और उसकी उत्पत्ति, इतना आपको तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब ये कम इंपॉर्टेंट है, बाकी इस बार से आपका दिया हुआ है, एक बार आप देख कर रखिएगा। ओके, कम इंपॉर्टेंट है बाकी, लेकिन आपको एक बार पढ़ के रखना है आपको। ओके, घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने लगे हैं। अब क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन है तो एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हमारे में आ जाएगा। लेकिन अब क्या करते हैं टीचर, 2-2 नंबर के जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो क्या है, एक साथ 2 पूछ ली जाएगी आपके 3 नंबर या 4 नंबर में। इस बार से होता है जैसे आपका दिया हुआ है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर से पूछा जा रहा है। तो जो द्रव्यमान होता है इसमें वस्तु की जड़त्व की माप होती है, जबकि भार इसमें गुत्तीय बल की क्या माप होती है। जो द्रव्यमान है आपका वो एक आपकी अदिश राशि है, भार आपकी एक सदिश राशि है। फिर पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, पलायन वेग कहलाता है। यदि किसी पिंड को हम क्या है सीधे अंतरिक्ष की ओर भेजते हैं तो इतना उसमें अगर उतना वेग उसका वह न्यूनतम वेग जिससे वह क्या करते हैं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से पार निकल जाए, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार निकल जाए तो आपका पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग का ये फॉर्मूला होता है, याद करके रखना है। ऑब्जेक्ट में आपका पूछा जा चुका है और आपका पूछा जा सकता है, तो इसे आप पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है और किस स्थान पर न्यूनतम होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा के बंधे न्यूनतम होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण की आपको परिभाषा बतानी है। तो किसी पिंड में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में, बाकी ये पहली वाला आपका सिंपल है, किसी पिंड के में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर आपको रखना है। ये गुरुत्वीय त्वरण की आगे परिभाषा दी है, मैंने आपको क्या है स्मॉल जी का मान याद रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के हाई चांस नहीं, हर साल आता ही है। मतलब समझ लो इसकी एक क्वेश्चन सीट फिक्स रहती है पेपर में, इसकी एक सीट फिक्स रहती है कि ये बंदे की क्या है सीट फिक्स, इस बंदे को वहाँ बैठना ही बैठना है। ये ऐसा मतलब क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है। चाहे आप त्रैमासिक देखा द्विमासिक परीक्षा भी देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। वो रहता है शुद्धता की जांच करने के लिए संबंध। और शुद्धता की जांच की भी हम बात करें तो 3-4 क्वेश्चन है, उतना पढ़ लीजिए तो उन्हीं में हमेशा रिपीट आपका होता है। शुद्धता की जांच में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको पढ़ के रखना। तो पहले तो आप ये पढ़ के रखिए, प्रीवियस में आ चुका है और आपके आगे आ सकता है, कैसे आपको निकालना पड़ता है। तो यहाँ शुद्धता की जांच करने के लिए आपको करना है, जो समीकरण इसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो अगर LHS = RHS आ जाए तो हम कह देंगे क्या है वो समीकरण है वो हमारा शुद्ध है। तो आपको इसके लिए क्या है LHS में जो दिए हुए हैं उनकी बीमा आपको पता होनी चाहिए, RHS में 2 पक्ष हैं हमारे उनकी बीमा हमें पता होनी चाहिए। और इसमें जो नंबर वगैरह होगी वो बीमाहीन राशि होगी तो हमें इग्नोर करना है। तो वही लिखा है 2 पाई एक बीमाहीन राशि है तो इसे इग्नोर करिए आप। फिर टी का देखा, टी की बीमा आपकी टी हो जाएगी, एल की बीमा आपकी एल रहने वाली, स्मॉल जी की आपकी जो बीमा है इसकी बीमा आपकी रहना। स्मॉल जी का द्वितीय त्वरण उसकी आपको अब ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए। ओके, और मैं कहूँगा जो मैं बता रहा हूँ उनका तो आपको एकदम रट लीजिए। ओके, अच्छे से तैयार नहीं हो रहा तो रट के रख लिएगा, लेकिन आपको तैयार मतलब करके आपको रखना है। तो अब पहले हम ले लेते LHS बाएं पक्ष की बीमा ले लेते तो आपकी टी बस है तो टी बस हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको निकालना है दाएं पक्ष की बीमा। दाएं पक्ष की बीमा आपकी अब ये तो हट चुका है, ये बस बचा है तो ये हमने लिख दिया। ओके, एल में एल की बीमा लिख दी, जी में जी की बीमा लिख दी। सॉल्व करते हैं तो एल से एल आपका चला जाता है, टी माइनस 2 बनता है, ऊपर जाएगा आपका तो -2 का +2 हो जाएगा तो टी² आपका हो जाएगा। 2 से आपका क्या रूट कट जाएगा तो ओनली टी बचेगा। अब देखिए LHS में भी टी है, RHS में भी टी है, यानी क्या है तो हम देख सकते हैं बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमाओं के बराबर है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो कितना सिंपल आपका रहता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, 1-2 बार लगाइएगा अच्छे से क्योंकि आने के दोस्तों हाई चांसेस के।
आगे एक और देख लेते हैं, ये भी आपका बीमी विधि से आपको जांच करनी है। और जांच करने के लिए शुद्धता की आपको क्या इसमें भी जांच करनी है। अभी 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे और एक और पार्ट होंगे, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए होंगे। तो वो आपको जितने मतलब आपको बताऊँ 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको अच्छे से तैयार करके उनमें से कोई ना कोई आएगा। ओके, और वैसे भी सेट में पेपर आएंगे तो किसी के में सेट में ये वाला आएगा जो इससे पहले बताया, वो किसी और के सेट में आ जाएगा। इस तरीके से आपका होने वाला है, तो आपको सब तैयार करके रखना है। तो जब भी आप शुद्धता की जांच करना स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको क्या है, जितनी भी आपकी चीजें दी हुई की बीमा लिखनी है। एस है तो एस की बीमा एल हो जाएगा, यू टी है यू की बीमा लिखनी है, टी की बीमा टी रहने वाली है, 1/2 है तो बीमा ही राशि है तो इसको इग्नोर कर देना है। ओके, लेकिन आपको मेंशन जरूर करना कि ये बीमा ही राशि इस पार से। ओके, फिर आपको ए और बचता है, टी बचता है, तो टी का हमने लिख लिया और एक की बीमा भी हमने लिख ली है, सबकी बीमा लिख ली है। 1/2 एक बीमा ही राशि बता दिया है। पहले हम लिख लेते हैं बाएं पक्ष की बीमा, तो एस बस है। ओके, तो एस की क्या हो जाएगी, एल बस हो जाएगी। फिर इसके बाद हम निकाल लेते हैं दाएं पक्ष की बीमा। दाएं पक्ष की बीमा इस पार से हमारी रहने वाली है, ये दाएं पक्ष की बीमा आ जाती है हमारी। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने क्या देखा, इसके पास केवल एल है। ओके, तो यहाँ भी हम देखते हैं। ओके, यहाँ भी देखें तो एक एल आपका बच रहा है और जिसका आपका ये बीमा निकलेगी, और यहाँ भी देखें एक ही एल एक पार से बचेगा, ये तो आपका टी कट जाएगा। ओके, गुणा में खाते जुड़ जाती है, आपका कट जाए, एल बस बचेगा, आपको केवल एक एल बच रहा है आपका। ओके, तो इस प्रकार से तो ओके, तो ये हमारा क्या है, एक ही एल बचा। सेम हमारी बीमा निकल के आ रही, तो हम देख सकते हैं बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की बराबर है, तो आपका इसका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण को लोटली घर्षण में बदल देती है। तो अब देखिए, आपको समझने के लिए पहले आपको सर्पी घर्षण पता होना चाहिए, लोटली घर्षण पता होना चाहिए। आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप नॉर्मल समझ लीजिए। सर्पी घर्षण यानी लोटनी घर्षण को समझते हैं, लोटनी यानी लुढ़कना, लोटनी यानी लुढ़कना। क्योंकि जैसे कोई ढलान है और उसमें हम क्या, एक जो बॉल होती है, बॉल को छोड़ देते तो वो क्या ढड़क लुढ़कते लुढ़कते इस प्रकार से जाएगी यूं। ओके, तो ये कहलाएगी आपकी लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण करें, सर्पी से याद रखिए सांप, सर्पी यानी सांप। ओके, तो सर्प जिस प्रकार से सांप की गति होती है, इस प्रकार से यूं यूं चलता है सांप। ओके, इसी प्रकार से क्या है, अगर जो वस्तु है दूसरी वस्तु एकदम चिपक कर इस प्रकार से गति कर रही है, तो वो कहलाएगा आपका क्या है, सर्पी घर्षण। और लोटनी घर्षण में क्या है, लुढ़कता है, एक हिस्सा बस, मतलब पूरा हिस्सा टच में नहीं आता, थोड़ा एक छोटा सा हिस्सा टच में आएगा, फिर दूसरा हिस्सा टच में आएगा, लोटनी घर्षण। ओके, और सर्पी घर्षण पूरा हिस्सा इस प्रकार से क्या चिपक कर चलता है, तो गति करता है, तो ये आपका हो जाएगा सर्पी घर्षण। सिंपल है। तो बॉल बेयरिंग में सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देते हैं, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। देखिए, दोनों घर्षण है, लेकिन जो लोटनी घर्षण होता है सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। क्यों कम होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि लोटनी घर्षण में क्या होता है, केवल जो वस्तु का एक हिस्सा एक समय में एक ही हिस्सा आता है, फिर दूसरे समय दूसरा हिस्सा आएगा। क्योंकि सर्पी घर्षण में क्या होता है कि पूरा हिस्सा इस प्रकार से चिपक कर चलता है, इसलिए जो क्या है, लोटनी घर्षण में क्या है, सर्पी घर्षण की अपेक्षा क्या है, कम होता है। इसलिए घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो हमें तो क्या है, कम बॉल बेयरिंग में कम घर्षण चाहिए, तो हम सर्पी घर्षण को क्या है, लोटनी घर्षण में चाहिए, तो लोटनी घर्षण में बदल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, और ये प्रीवियस में आ चुका है, तो तैयार करके रखिएगा। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, इसके आपको प्रकार बताने हैं। तो जड़त्व क्या होता है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था में या गतिमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। तो आपका जड़त्व का नियम होता है। बाकी जड़त्व का क्या होता है, वस्तु का वह गुण होता है जो विरामावस्था है तो या गतिवस्था में अपने क्या परिवर्तन का विरोध करती है। अब जड़त्व दो प्रकार के, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं को विराम अवस्था में बनाए रखती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। और वस्तुओं का वह गुण जिससे वह गतिशील वस्तुओं में बाह्य बल की अनुपस्थिति में गति अवस्था में परिवर्तित करने में असमर्थ होती है, वो गति का जड़त्व आपका कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोणीय संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मतलब लिखिए। कोणीय संवेग एवं गुणन गतिज ऊर्जा में संबंध आपको स्थापित करना है। तो कोणीय संवेग क्या है, किसी कण का रैखिक संवेग किसी गुणन अक्ष की परिता आघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। सूत्र आपको बताना, तो सूत्र आपका ये रहने वाला है। ऐसा ही मात्रा में बात करें हम तो क्या है, जूल सेकंड आपका होने वाला है। हमें क्या है बताना, कोणीय संवेग और गुणज गतिज में ऊर्जा में संबंध स्थापित करना है। तो ये आपका संबंध दिया हुआ है, कोणीय संवेग और गुणन गतिज ऊर्जा में संबंध। किस प्रकार से हम जानते हैं, घूर्णन कर रही वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग क्या होगा, एल बराबर ओमेगा आपका आई होगा। ओके, एल बराबर ओमेगा आई, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा के वैल्यू निकालना है, तो ये आई नीचे चला जाएगा, आपका पक्षांतर हो जाएगा, तो एल बटे आई हो जाएगा। अब घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे शुरू में अभी हमने देखा भी था। ओके, जिसमें हमें क्या पूरा इसको व्यंजक को ज्ञात करना था। गतिज ऊर्जा ई बराबर होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। बस अब हमें क्या है, ओमेगा की जो वैल्यू है वो एल अपॉन आई वो आपको यहाँ पुट कर देनी है, सॉल्व कर देना, ये हमारा आ जाएगा। यही हमारा उपयोग समीकरण ही क्या है, कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में क्या है संबंध है।
आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं और लगातार अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 11th फिजिक्स का आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना है। प्ले स्टोर से एडवांस क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको क्या है, क्लास 11th फिजिक्स का कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की फीस बिल्कुल ही कम है और जैसे ही दोस्तों आप क्या है फिजिक्स 70 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे आपको 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी फीस और कम हो जाएगी। तो नाम आती फीस में कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और दोस्तों बार बार अपने हिसाब से रिवीजन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वलागुण, जड़तागुण और कोणीय त्वरण में आपको संबंध स्थापित करना है। कम इंपॉर्टेंट लेकिन इसे भी आपको पढ़ के रखना है, किस तरीके से सॉल्व होने वाला है तो आपको ये देखने है। ओके, वलागुण, जड़तागुण और कोणीय त्वरण में आपको संबंध ये आपका रहने वाला है। तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी लेकिन इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले पढ़ाए हैं जो सिंपल है उनको तो आपको पहले ही सीख लीजिएगा। ओके, ये तो आपको क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, कर पाएंगे, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी जो आपकी मेन सिंपल क्वेश्चन उनको तो आपको पहले ही पढ़ के रखना ही है। तो ये हो जाता हमारा कंप्लीट। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको क्या 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न बता दिए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते तो मैं आपको क्या सेकंड वीडियो में कवर करा दूंगा। तो आई दोस्तों को वीडियो से भी लाइक सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 11 की जो न्यू प्लेलिस्ट है क्लास 11 फिजिक्स की, उस वहाँ से जाकर आप क्रम से इंपॉर्टेंट देखते जाइएगा। इस साथ दोस्तों टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।